पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा। So I feel that there would be a very strong reaction, and it would be a reaction all over Pakistan. हत्याकांड में शामिल शूटर्स के साथ सीसीटीवी में दिखी शाइस्ता परवीन का स्केच तैयार करवा रही है। दरअसल पुलिस के पास शाइस्ता के चेहरे की कोई भी तस्वीर नहीं है। पुलिस के पास अब तक शाइस्ता की सारी तस्वीरें नकाब वाली हैं। नकाबपोश हालत में शाइस्ता की पहचान करना मुश्किल है। इसी वजह से पुलिस ने शाइस्ता का पोस्टर जारी करने का फैसला लिया है। ये पोस्टर सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे। वहीं अतीक का करीबी शूटर आबिद प्रधान भी पुलिस की रडार पर है। उस पर भी अतीक की पत्नी। जहां हजारों भक्त धीरेन्द्र कार्यक्रम में किसी भी तरह के विवादित हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाराष्ट्र में आकर उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र से ही हिंदू राष्ट्र का सपना शुरू होगा। हम चमत्कार दिखाने या अंधश्रद्धा फैलाने नहीं आए हैं। आज भारत में शायद ही कोई चीज ऐसी हो जो ऑनलाइन ना मंगवाई जा सकती हो, और सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है। लेकिन हो सकता है कि जल्द ही आप घर बैठे ऑनलाइन दवाएं अब ना मंगवा पाए। मैं फिर से कह रहा हूं, घर बैठे जो ऑनलाइन दवाएं आप मंगवाते थे, हो सकता है कि जल्द ही आप उसे ऑनलाइन अपने घर पे ना मंगवा पाए, क्योंकि जी न्यूज को केंद्र सरकार के विश्वस्त और ऑफिशियल सूत्रों से पता चला है कि देश में ऑनलाइन दवाइयां बेच रही ई फार्मेसी एप्स को बैन किया जाने वाला है। भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भारत में ई फार्मेसी एप्स को बंद करने की सलाह दी है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में माना है कि वो भारत में ई फार्मेसी एप्स और वेबसाइट के पक्ष में नहीं है। अब सवाल उठता है क्यों? आखिर दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी देने वाली ई फार्मा कंपनियों ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें भारत में पूरी तरह से बैन कर देने की मांग उठ रही है? भारत के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसकी दो वजह बताई है, और आज वो वजह और कारण हम आपको बताते हैं। इसमें पहला कारण है ई फार्मेसी एप्स और वेबसाइट पर वो दवाएं भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही हैं जिन्हें कानूनन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी चिट्ठा प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जा सकता, और इन दवाओं को मेडिकल भाषा में शेड्यूल H, शेड्यूल X और शेड्यूल H1 ड्रग कहा जाता है। अब इसका दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण है ई फार्मेसी एप्स चलाने वाली कंपनियां मरीजों के पर्सनल हेल्थ डेटा को स्टोर कर रही है। यानी आप जिस पते पर दवा मंगवा रहे हैं, सिर्फ वही नहीं, किस मर्ज की दवा मंगवा रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है, ये तमाम डेटा वो कंपनियां बेच रही हैं, और भारत के मरीजों का ये डेटा विज्ञापन कंपनी और विदेशी दवा कंपनियों को बेचा जा रहा है। ये सरकार की तरफ से दिया गया तर्क है, और इन दोनों वजह से ई फार्मेसी कंपनियों को बैन करने की तैयारी हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ई फार्मा कंपनियों को उनकी इस माल प्रैक्टिसेस के बारे में पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई है। पिछले ही महीने 8 फरवरी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DGCI ने भारत में बिजनेस कर रही 20 ई फार्मा कंपनियों को नोटिस देते हुए पूछा था, ई फार्मेसी कंपनियां बिना वैध लाइसेंस के दवा कैसे बेच सकती है, क्योंकि भारत में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 यानी 1940 और ड्रग रूल्स 1945 के तहत शेड्यूल H, शेड्यूल X और शेड्यूल H1 दवाएं बेचने के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, और आपके आसपास मौजूद फार्मेसी की दुकानों को ये दवाएं बेचने के लिए लाइसेंस एक निश्चित फीस देने के बाद ही लेना होता है। मेरे पास इस वक्त DGCI के उस नोटिस की कॉपी जिसका जिक्र अभी मैं कर रहा था, जो ई फार्मा कंपनियों को भेजा गया, जिसमें Amazon, फ्लिपकार्ट, टाटा 1mg, निटमेड्स, फार्मीजी जैसी कंपनियां भी शामिल है। अब मैं आपको इस नोटिस के बिग पॉइंट्स पढ़कर बताता हूं, और ग्राफिकली हम आपको उसमें समझाते भी रहेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है वो लिखा गया है ऑनलाइन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द कंट्री रजिस्ट्रेशन। इस पे पूरा कंक्लूड करते हुए समझाने की कोशिश की गई है। Thus, for the sale of a stock or exhibit of the offer for the sale of distribute any drug, a license is required to be obtained from the concerned state licensing authority, and condition of a license are required to be compiled by the license। यानी लाइसेंस की जरूरत के बारे में बताया गया। ये तमाम पॉइंट्स हम आपको ग्राफिकली दिखा भी रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस नोटिस में जिस बात का जिक्र किया गया है उसमें यह भी बताया गया है कि सेल और स्टॉक or exhibit or offer for the sale of or distribution of a drug through online, internet or other electronic platform include various mobile application without a license have potential impact on a quality of a drug and pose risk of the
public health due to potential misuse of a drug through the self medication। यानी आप इस बात को समझिए कि लोगों को ने खुद से जो दवाई होती, क्योंकि आजकल चलता भी है, आपके हाथ में इंटरनेट है तो कई लोग इंटरनेट के सहारे यूट्यूब पे या कई आर्टिकल्स पढ़कर खुद से दवाएं मंगवा लेते हैं, इलाज करना शुरू कर देते हैं। और इस बात का, इस खतरे का जिक्र यहाँ पे किया गया और कहा गया है कि जिस दवाइयों को डॉक्टर के चिट्ठे के हिसाब से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मिलना चाहिए था, लोग खुद से ऑनलाइन पे मंगवा लेते हैं। इस नोटिस में जो पॉइंट्स है वो हम आपको बता ही रहे, लेकिन इस नोटिस के आखिरी पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि कंपनियों को नोटिस मिलने के 2 दिन के भीतर जवाब देना है। यह सबसे जरूरी पॉइंट है। तमाम खतरों को बताया गया, उन्होंने क्या गलतियां की हैं ये समझाया गया, लेकिन उसके बाद 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया। और अगर कंपनियां जवाब नहीं देती हैं तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनियों के पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए सरकार उनके खिलाफ अगला एक्शन लेगी। ये वो नोटिस। लेकिन जब कंपनियों ने नोटिस का टाल मटोल तरीके से जवाब दिया तो मजबूरन सरकार को अगले एक्शन की तैयारी करनी पड़ी। इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें यह सुझाव दिया गया कि ई फार्मा कंपनियों को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई का भी मानना है कि भारत में ई फार्मेसी कंपनियां बंद होनी चाहिए। और पीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू पटेल ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ई फार्मेसी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। ई फार्मेसी के ऊपर लगातार चिंता जताई जा रही है और उसमें भी एक जो 2-3 तथ्य जो मतलब सामने आ रहे हैं, वो 2-3 तथ्य ये सामने आ रहे हैं कि पहला तो पूरी तरह से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल का जो उल्लंघन है उसका एक मतलब सामने आ रहा है कि बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी फार्मासिस्ट के पूरी की पूरी ई फार्मेसी खुल जाती है। तो सर उसके ऊपर पहला कमेंट आप। जी, जो ई फार्मेसी ने इंडिया की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़, उसको ध्यान में रखते हुए जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं, जो पैसा हमारा इंडियन करेंसी को डैमेज करने के लिए ई फार्मेसी के रूप में आए हैं, तो ई फार्मेसी बल्कि ना इंडियन की इकोनॉमी को असर करेगी, बल्कि हमारे जो फार्मेसी का जो जितना भी फार्मेसी प्रोफेशन है उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो पेशेंट की सेफ्टी की, जो पेशेंट का डेटा, आपको बता दूं कि जो नई दवाई रिसर्च करने के लिए पेशेंट का डेटा रहता है और इंडियन में जो कौन से स्टेट में, कौन से ज़िला में, कौन से गांव में कौन सा दवाई चलता है, वो डेटा से वो नई दवाई संशोधन करने में वो उपयोगी रहता है। तो वो डेटा करोड़ों में और अरबों में बिकता है और ई फार्मेसी डेटा इकट्ठा करने का काम भी कर रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारी बीमारी है, कैंसर और किडनी जैसी जो हाई बीमारी है, उनका डेटा इकट्ठा करके फॉरेन की कंपनियां उस पर रिसर्च करके अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवा के इंडिया में बेचते हैं। तो एक हमारे को रिसर्च में भी लॉस हो रहा है और अपना पेशेंट का डेटा भी लॉस हो रहा है। तो इसीलिए फार्मेसी काउंसिल इंडिया, जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने जो चिंता जताई है कि बहुत ही हानिकारक है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ही रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गए हैं। अरबों खरबों कमाने वाली कंपनियां, ना ही किसी भी लाइसेंस का उन्होंने वो करा, ना ही उनके पास फार्मासिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें को मतलब भारत के कानून को इस समय मान नहीं है, ना ही वो जो भारत में जो भी सारी चीज़ें हैं उनको मान नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो अपना करोड़ों का हर साल का अपना धंधा बना रही है। ई फार्मेसी में ना कोई डॉक्टर बैठता है, ना कोई फार्मासिस्ट बैठता है। और हमारे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में भी लिखा है कि जो दवाई देनी है वो पेशेंट काउंसलिंग करके देनी है। बल्कि ई फार्मेसी में तो आपको, अगर आपने रिक्वेस्ट डाला तो आपको फेक डॉक्टर या तो घोस्ट डॉक्टर का फ़ोन भी आ जाएगा और आपको बिना बताए आप दवाई का नाम दोगे तो तुरंत प्रिस्क्रिप्शन बन के आ जाता है और वही दवाई आपके घर पे डिलीवरी होती है। और आगे जाके ये दवाई ड्रग्स, क्योंकि आपको पता है कि फेक प्रिस्क्रिप्शन, आज के ज़माने में आईटी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम मोबाइल में भी फेक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो आगे जाके मुझे लगता है कि घर घर तक ड्रग्स पहुंचाने के लिए भी ई फार्मेसी जरिया बनेगी। इसीलिए भारत सरकार ने चिंता जताई है और उनको ध्यान में रखते हुए इसको बैन करने के लिए वेलकमिंग स्टेप लिया है। ई फार्मा कंपनियों पर इतने संगीन आरोप हैं कि उन्हें बैन कर देना बनता भी है, लेकिन सिर्फ आरोप लगा देने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। और हम सिर्फ कही सुनी बात के आधार पर कोई दावा भी नहीं करते हैं। इसलिए हमने ई फार्मा कंपनियों पर लग रहे आरोपों का खुद रियलिटी चेक किया है। इसके लिए हमने एक ई फार्मा ऐप पर लॉगिन किया और फिर
उस पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एक शेड्यूल एच कैटेगरी की दवा ऑर्डर करने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ वो आप खुद देख लीजिए। भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज ने भारत में ई फार्मेसी यानी ऐसे ऑनलाइन पोर्टल जिनके सहारे आप दवा खरीदते हैं उनको भारत में बैन करने के लिए सलाह दी है हेल्थ मिनिस्ट्री को। इस सलाह के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लगातार ये शिकायत मिल रही थी, भारत सरकार को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि ई फार्मेसी ऐप्स के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ बेची जा रही हैं, वो भी ऐसी दवाइयाँ जो कि ओवर द काउंटर बेची ही नहीं जा सकती, इतनी खतरनाक है। नेबीवोलॉल ओवरडोज, नेबीवोलॉल एक सॉल्ट है, उसके ओवरडोज से क्या हो सकता है पहले तो आपको ये दिखाते हैं। या देखिए नेबीवोलॉल ओवरडोज के लिए लिखा है, इफ यू टेक टू मच नेबीवोलॉल कॉल योर डॉक्टर और पॉइजन कंट्रोल सेंटर राइट अवे और सीक इमरजेंसी मेडिकेशन। पॉइजन कंट्रोल सेंटर को क्यों कॉल करना है? क्योंकि ये आप देखिए, ये अमेरिका के वैज्ञानिकों की रिसर्च है, उसमें उन्होंने बताया है कि नेबीवोलॉल के ओवरडोज की वजह से कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। अब ये तो आपने देख लिया कि नेबीवोलॉल का अगर कोई ओवरडोज करता है तो उसके कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। शेड्यूल एच ड्रग है नेबीवोलॉल, लेकिन भारत में आज कई ऐसी ई फार्मेसीज हैं जिनके सहारे आप मोबाइल पर ही बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ये नेबीवोलॉल को ऑर्डर करने का लोगों को एक उपाय दे रही हैं। जैसे आपको दिखाते हैं, ये एक देखिए ये एक ई फार्मेसी ऐप है, ये आप देख लीजिए ध्यान से, मैंने अपने फोन पर खोल दी है ई फार्मेसी ऐप। अब इसके ऊपर नेबीवोलॉल की हम लोग टैबलेट को एक बार डालते हैं, नेबीवोलॉल की, ये आप देखिए ये ई फार्मेसी ऐप है। अब इसके ऊपर हम लोग एक बार सर्च करते हैं नेबीवोलॉल, ये आप देखिए यहाँ पे मैंने नेबीवोलॉल सर्च करना शुरू करा, ये मैं अब ये देखिए ये आ गई नेबीवोलॉल टैबलेट, दिख रही है आपको नेबीवोलॉल टैबलेट IP 2.5 mg की ये टैबलेट है एक कंपनी की। और ये आप देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये शेड्यूल एच ड्रग है, देखिए ये यहाँ पर लोड हो रहा है, ये देखिए आप शेड्यूल एच ड्रग यानी एक ऐसा ड्रग जो कि ओवर द काउंटर नहीं बेचा जा सकता। ये देखिए यहाँ पर ये रेड मार्जिन है, लेकिन इस ई फार्मेसी ऐप के ऊपर यही ड्रग जिसे भारत सरकार ने शेड्यूल एच ड्रग घोषित करा और यही लिखा है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको नहीं बेचा जा सकता है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर मैं गया बाई मेडिसिन पे, ठीक, यहाँ पर कहने को तो एक एडिशनल नोट लिखा हुआ है कि अपलोड प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन मैंने प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं अपलोड करा। और ये देखिए ये इसने एड्रेस बोला तो मैंने एड्रेस डाल दिया इसके ऊपर, यहाँ पे अपने ऑफिस का जी न्यूज़ का कंटिन्यू जहाँ मैंने करा, ये अब आप देखिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं। दवा खरीदने के लिए ये ई फार्मेसी ऐप कहती है कि या तो आप कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ कर लीजिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए और आपके घर पे आपके एड्रेस के ऊपर ये नेबीवोलॉल नाम की दवा पहुंच जाएगी। ये नेबीवोलॉल एक तरह की, इसका यूज़ एक ऐसे लोग करते हैं जिन्हें बेसिकली बीपी संबंधी या फिर हार्ट संबंधी रोग होते हैं, लेकिन ये एक तरह की स्लीप मेडिसिन होती है। और कई रिसर्च में कई डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर इस दवा का ओवरडोज करा जाए तो इससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जो भी हम लोगों ने आपको इससे पहले दिखाया। और कई डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनके पास जो सुसाइड अटेम्प्ट्स के जो केसेस आते हैं उसमें कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जो नेबीवोलॉल की हाई डोज खाकर उनके पास आते हैं। भारत सरकार ने शेड्यूल एच ड्रग इसको घोषित करा, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची नहीं जा सकती, लेकिन ई फार्मेसी के ऊपर ये धड़ल्ले से बिक रही है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यानी जो दवाएं आपको मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टरी पर्चे के ना मिले, आप आसानी से उन्हें ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जब हमने ई फार्मा कंपनी से जवाब जानना चाहा तो वो प्रतिबंधित दवाओं को बिना डॉक्टरी परामर्श वाले पर्चे के कैसे बेच रही हैं, तो उनकी तरफ से इस बात को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाएं नहीं बेचते। लेकिन सच क्या है यह हम आपको दिखा चुके हैं। हालांकि हम यहां साफ कर देना चाहते हैं कि हमने सिर्फ एक ई फार्मा ऐप का रियलिटी चेक किया है और हम ये दावा नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं कर रहे हैं कि सभी ई फार्मा कंपनियां इस तरह गलत तरीके से ऑनलाइन दवाइयां बेच रही हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये तो साबित हो ही चुका है। और इसकी वजह क्या है ये भी आप समझिए। दरअसल भारत में दवाओं के बिजनेस को कंट्रोल करने वाले कानून आजादी से पहले के हैं, इसलिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग रूल्स 1945 के सारे प्रावधान ऑफलाइन दवा की दुकानों के लिए बने हैं। ऑनलाइन दवाओं के बाजार को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों के जमाने में इन कानूनों में कोई प्रावधान है ही नहीं।
और इसी बात का फायदा उठाकर ये फार्मा कंपनियां मनमर्जी से दवाएं बेच रही हैं और ऐसा करके ये ई फार्मा कंपनियां मरीज की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रही है। तक के सिनेरियो में देखा गया है कि जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, जो इंजेक्टेबल जैसे लोराज़ेपाम और ये सब जो नींद के लिए दिए जाते हैं, उसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो केमिस्ट बहुत इजीली नहीं देते कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या फिर कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट नहीं हो या इमरजेंसी में जाके लाएं। पर टैबलेट्स को लेके कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, किसी किसी जगह पे फॉलो होते हैं, पर मैक्सिमम 90% जगह पे उसको फॉलो नहीं किया जाता। गवर्नमेंट एक लॉ को ला सकती है जिससे कि जो मेडिसिन हैं ये सब हैं वो ओवर द काउंटर कोई केमिस्ट ना दे पाए, पर उनको एनफोर्स करना काम हम सबका है, उनको फॉलो करना काम सबका है कि जितने भी केमिस्ट हैं, केमिस्ट एसोसिएशन है, उनको ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि वो किसी को ये मेडिसिन नहीं दें। और इवन जो लोग हैं उनको भी इतना समझना चाहिए ये आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए। और अगर ये हानिकारक देखें तो अगर ऐसे ड्रग्स बार बार लेते जाएंगे कोई और कंज्यूम करते जाएंगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और कल को किसी की जान जाती है या कोई और हानिकारक स्थिति पैदा होती है, तो उसमें आपके परिवार का तो नुकसान है ही, साथ में जिस लोगों के लिए भी ये शर्म की बात है कि जो उस चीज को रोक नहीं पाए इस चीज के लिए। तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट हर मेडिसिन के लिए, मैं ये नहीं बोलूंगा स्लीपिंग पिल, हर मेडिसिन के लिए स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिले। इवन बुखार की दवाई का भी ओवरडोजेज होने से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। हम स्लीपिंग पिल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक तरह का एडिक्शन है, तो वो किसी किसी की लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं कि एडिक्शन उन दवाई का बन जाए। इसलिए किसी भी दवाई का विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या कोई भी केमिस्ट ओवर द काउंटर उन मेडिसिन को नहीं दें, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉ इंपोर्स होना चाहिए। इसलिए सरकार, डॉक्टर और कानूनी विशेषज्ञ सभी ई फार्मा कंपनियों को बैन करने के पक्ष में है। जो भी ई फार्मेसी के थ्रू ड्रग्स बेच रहे हैं या ड्रग्स बेचने में इन्वॉल्व हैं या लोगों को दे रहे हैं, वो सारा का सारा अवैध धंधा हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस पर चूंकि कानून नहीं है तो जो एजेंसीज हैं वो एजेंसीज अपना काम करेंगे। दूसरा, जो अब टेबल भी हुआ है, जो ड्राफ्ट भी बना है, वो ड्राफ्ट अभी टेबल नहीं हुआ है, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की भी अगर हम बात करते हैं शिवांग जी, तो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस की बात करता है, उसका इसके ड्रग्स के सेल से कोई लेना देना, क्योंकि ड्रग्स तो मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको ई फार्मेसी का बेसिक जो नोशन है वो नोशन ही अवैध है। ये सही है कि ऑनलाइन दवा ऑर्डर करना लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक है और सस्ता विकल्प भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ई फार्मा कंपनियां मनमाने तरीके से काम करें। लेकिन इन ई फार्मा कंपनियों को बैन करके लोगों को ऑनलाइन दवा ऑर्डर करने की सुविधा खत्म कर देना इस समस्या का हल नहीं है। सख्त कानून बनाकर ई फार्मा कंपनियों के बिजनेस को रेगुलेट किया जा सकता है। अवैध खनन माफिया और राजनीति के बीच गहरी रिश्तेदारी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन आज हम आपको खनन माफिया और झारखंड सरकार की साझेदारी में चल रही अवैध खनन के काले कारोबार की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जिसका आधार है